हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, और उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन कितने प्रकार की होती है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, यू क्रोमेटिन क्या होती है, इसमें क्या अंतर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की ओर। लेक्चर नंबर 10 में न्यूक्लियस टॉपिक की ओर। इसमें सेल बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस का हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन में आप इसका पहले देखेंगे इसकी खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की। तो सर्वप्रथम इसको जो रिपोर्ट किए वो थे आपके लीवेनहॉक। कौन थे? लीवेनहॉक। सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने इसे रिपोर्ट किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी की, कुछ खास इसके बारे में नहीं बताया। किस में स्टडी की? साल्मोन फिश में। किस में? साल्मोन फिश में। साल्मोन फिश का जो ब्लड सेल्स होती है, क्या ब्लड सेल्स, उसमें देखा इन्होंने न्यूक्लियस को। इसके बाद डिटेल्ड स्टडी या डिस्कवरी आप इसमें डिस्कवरी जो इसकी डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। किस में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे आपके? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवरी की। इन्होंने रिपोर्ट किया, लीवेनहॉक ने। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि डिस्कवरी किसने की। इसके बाद आता है कि डिटेल्ड स्टडी किसने की। क्या डिटेल्ड स्टडी किसने की? तो जो स्टडी किए वो थे आपके स्ट्रासबर्गर। कौन थे? स्ट्रासबर्गर। ध्यान में रखिएगा, 3 वैज्ञानिक हैं, लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन एंड स्ट्रासबर्गर। इसके बाद आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस, पहली बात न्यूक्लियस का वर्क क्या है और न्यूक्लियस होता कैसा है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये आपका ओवल शेप, राउंड शेप, डबल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर। अब जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन एंड होती है आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसे हम लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट भी, मतलब ये कोशिका का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। ये ध्यान में रखिएगा। इसका इंट्रोडक्शन क्योंकि हम जान रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में इसमें क्या था कि डबल मेम्ब्रेनिक होती है, डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बारे में देखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस मीन्स होती है केंद्रिका। यहाँ होते हैं आपके जालनुमा संरचना, थ्रेड लाइक, उसे कहते हैं हम क्रोमेटिन।
ठीक है, तो इसे आप लोग देख लिए। इसके बाद हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में ये आपका लेयर है केंद्रक की, ये सेकेंड लेयर है, आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर का जो इन्वॉल्व होता है, जो लेयर होती है, उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर। इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। देन इसके अंदर एक छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इसमें पोर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके बाद इसमें आपका ये जालनुमा संरचनाएं एक दूसरे से उलझी हुई पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। इसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके बाद आपका इसमें ये पाया जाता है फ्लूइड इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या इसी को कहते हैं कैरियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म। इसमें ये स्ट्रक्चर होती हैं जो आपने देखी हैं, और हम इसे अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इसमें स्ट्रक्चर में ये आपकी लेयर है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये आपकी क्रोमैटिन नेटवर्क हो गए। क्या है? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं क्रोमैटिन्स। एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन। एक होता है यूक्रोमैटिन। इसे हम देखेंगे तो यूक्रोमैटिन वो होता है जो लेस कंडेंस्ड होता है, लाइट कलर का होता है। हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कंडेंस्ड होता है, डार्क होता है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है हेट्रोक्रोमैटिन, और ये जो लाइट दिख रहा है इसे कहेंगे यूक्रोमैटिन। क्या कहेंगे? यूक्रोमैटिन। ये आपका है न्यूक्लियोलस। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये जो आपको प्लाज्म जैसा दिख रहा है फ्लूइड लाइक, इसमें ये है आपका कैरियोप्लाज्म। क्या है? कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म। ये इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपकी स्ट्रक्चर है।
जिसे जिसे आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर आपने जान लिया। इसके बाद इसके एक एक स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें आपका है पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें है न्यूक्लियर इन्वॉल्व, या इस न्यूक्लियर जो इन्वॉल्व होता है वो डबल मेम्ब्रेनिक है। इसमें कैसा है? डबल मेम्ब्रेनिक। तो इसके दो मेम्ब्रेन हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। एक कौन सी हो गई? एक हो गई इनर मेम्ब्रेन, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन में आपके पोर्स पाए जाते हैं कुछ। क्या? पोर्स, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। वो अटैच रहते हैं किससे? इनर मेम्ब्रेन से। जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं वो क्या करते हैं? ये मान लें ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका मेम्ब्रेन में ये पोर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस पोर में ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें ऐसे कुछ रहती हैं। तो ये जो पोर होता है इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसका जो डायामीटर है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैसे इसका डायामीटर होता है आपका, इसका जो डायामीटर वैसे रहता है 9 नैनोमीटर के आसपास का रहता है। और ये जो आपका पोर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है बीड लाइक स्ट्रक्चर, कैसी? बीड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लैमिना। ये याद रखिएगा। ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चर प्रदान करवाता है। किसको? न्यूक्लियस को। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर या शेप देने का वर्क करता है। किस में? ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में, क्योंकि ये न्यूक्लियर लैमिना नीचे ऐसे जालनुमा ऐसे ये क्रोमैटिन से जुड़ जाता है। किससे? क्रोमैटिन से। किससे जुड़ जाता है? क्रोमैटिन से। यहाँ क्रोमैटिन नेटवर्क रहते हैं, तो यहाँ क्रोमैटिन से ये अटैच रहता है। तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर लैमिना। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती हैं। इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं LBR प्रोटीन। कौन सी कहते हैं? LBR प्रोटीन। एंड एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इमेरिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? इमेरिन प्रोटीन। ये याद में रखिएगा। ये जो प्रोटीन्स हैं ये वर्क करती हैं जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर से जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जब प्रोटीन साइटोप्लाज्म से, कहाँ से? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, जब कोई प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है तो उस समय न्यूक्लियर पोर हेल्प करते हैं। एंड उसमें एसोसिएट रहती हैं कौन सी प्रोटीन? इमेरिन एंड LBR। याद रखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया जो न्यूक्लियर लैमिना होता है। क्या? न्यूक्लियर लैमिना वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर लैमिना,
तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लैमिना ए, तीन प्रोटीन से, लैमिना ए, लैमिना बी एंड लैमिना सी। इसका मैंने आपको फंक्शन बताया है कि ये स्ट्रक्चर प्रदान कर होता है, किसको, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को, फ्रेमवर्क, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कहते हैं कैरियोप्लाज्म, क्योंकि कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके बाद इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि क्रोमैटिन आपने अभी देखा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ऐसे कुछ और स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जैसे पीएलएम बॉडीज़। इनको आप ओनली नाम से याद कर लें, पीएलएम बॉडीज़। ये ऐसी स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती हैं। ये सब मेम्ब्रेनलेस होती हैं। कैसी होती हैं, मेम्ब्रेनलेस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्रोमैटिन में नहीं है, ना तो पीएलएम बॉडीज़ में। तो ये किस में पाई जाती हैं, कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस अब जो आपका, और इसमें एक आप याद रख सकते हैं, काजल बॉडीज़। कौन सी, काजल बॉडीज़। ये किस में पाई जाती हैं, सब आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब हम देख लेते हैं, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके बाद आता है क्रोमैटिन। क्या आता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आप अच्छे से जानते हैं। इसमें क्रोमैटिन दो, क्रोमैटिन जो होता है, पहली बात क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन आपका होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से जो एसोसिएट होकर जो मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से जो मिलकर बनता है, जो स्ट्रक्चर बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो प्रकार की होती है, एक होती है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, एक होती है आपकी यूक्रोमैटिन। अब आपका हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है और यूक्रोमैटिन क्या होता है, तो आपका जो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन होता है, तो जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन पहला आप जान लें, एक होता है स्टेनिंग करना। स्टेनिंग करना सिंपल से समझें, स्टेनिंग मान लें एक कलर होता है, एक कलर है मान लें डाई, ठीक है, या कलर, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में क्रोमैटिन में कलर करवाते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं, कलर करवाते हैं। तो ये जो है, जब ये दो प्रकार का कलर देता है, जैसे कि एक डार्क स्टैन होता है, डार्क स्टैनिंग होती है, डार्क स्टैनिंग, और एक होती है लाइट स्टैनिंग। कैसी होती है, लाइट। डार्क कब होगी, डार्क जब होगी जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लाइट कब होगी, जब कम कॉम्प्लेक्स होगा। जब ये स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कम होगी या कंडेंस्ड कम होगी, या इस बहुत पास पास नहीं होगी, तो वो होगा लाइट। एंड जब बहुत पास पास कंडेंस्ड रूप में होती, तो उस समय में डार्क स्टैनिंग होगी। तो ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो डार्क स्टैनिंग देता है, कंडेंस्ड। कैसा, मोर कंडेंस्ड। जो क्रोमैटिन है वो होती है हमारी
हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, हेट्रोक्रोमेटिन। जो लाइट कंडेंस्ड है या लाइट स्टेनिंग जो देती है उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में याद रखिएगा, यूक्रोमेटिन में हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन, यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एक्टिव रहती है, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है, इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से किसका बनना, आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। एंड डीएनए से डीएनए का बनना, डुप्लीकेशन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना आपका कहलाता है ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा जो शब्द दिया वो दिया था क्रिक ने, इतना याद रखिएगा इसमें। तो हमारा हो गया क्रोमेटिन के यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका मार्फो, हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। स्ट्रक्चर के बाद क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। अब आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आप सभी लोग जानते हैं, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है। कैसे मेम्ब्रेनलेस, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है या न्यूक्लियोलस है, इसकी सर्वप्रथम जो खोज है किसने की, इसकी डिस्कवरी की फोंटाना। किसने की थी, फोंटाना ने। किसने की, फोंटाना ने। टर्म किसने दिया था, जो टर्म दिया वो किसने दिया, टर्म दिया आपके बोमेन ने। किसने दिया था, बोमेन ने। न्यूक्लियोसोम को किन और नामों से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम को किन और नामों से जानते हैं, तो इसे हम प्लाज्मोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा, क्या कहते हैं, प्लाज्मासोम। इसे हम प्लाज्मासोम कहते हैं। रिसेंटली जो इसे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो हम इसे मतलब कहते हैं, रिसेंटली इसे हम प्लाज्मासोम कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियोलस है उसके दो ग्रुप होते हैं। एक होता है प्लाज्मासोम, क्या होता है, प्लाज्मासोम। एक आपका होता है प्लाज्मासोम और एक होता है कैरियोसोम। क्या होता है, कैरियोसोम। अब इसमें अंतर क्या है, इसे आखिर प्लाज्मासोम क्यों कहते हैं, तो इसके दो ग्रुप रहते हैं। जो प्लाज्मासोम होता है उसमें जो ट्रू न्यूक्लियोलस होते हैं, ट्रू न्यूक्लियोलस, या इसे आप कहते हैं न्यूक्लियोलाई, ठीक है। या ट्रू न्यूक्लियोलस जो होता है वो आपका प्लाज्मासोम होता है, जो ट्रू न्यूक्लियोलस वाला ग्रुप होता है। और जो फाल्स न्यूक्लियोलस वाला ग्रुप होता है, फाल्स, कैसा, फाल्स, उसे हम कैरियोसोम कहते हैं। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम प्लाज्मासोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मासोम। इसे हम इंडोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोसोम। इसे हम इंडोसोम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद न्यूक्लियोलस हमारा क्या वर्क करता है, और न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। बताते हैं इसे क्यों कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। यदि पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। और जो आपका राइबोसोम फैक्ट्री है उसे न्यूक्लियोलस को कहते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। जो राइबोसोम का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। ध्यान रखिएगा किसमें होता है, न्यूक्लियोलस में।
जो न्यूक्लियोलस का जो खोज किया फोंटाना ने किया, टर्म बोमेन ने दिया, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने स्टडी किया या अल्ट्रा स्ट्रक्चर को किसने डिस्क्राइब किया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस डिस्क्राइब्ड बाय, किसने डिस्क्राइब्ड किया, वो हैं आपके बोरिस्को बैंग एंड बर्नहार्ड। कौन है? बर्नहार्ड, बोरिस्को बैंग एंड बर्नहार्ड। इन्हें आप एक फंडा से याद कर सकते हैं कि ये तीनों भाई ही हैं, बी ट्रिपल क्यूब या ट्रिपल बी, क्या है? ट्रिपल बी, बोरिस्को बैंग एंड बर्नहार्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियोलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इस और हम न्यूक्लियोलस पढ़ लिए, क्रोमैटिन पढ़ लिए, न्यूक्लियर इनोलप पढ़ लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। फंक्शन तो आप ढंग से जान गए कि न्यूक्लियस, पहली बात न्यूक्लियस का फंक्शन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। न्यूक्लियस, अब हम फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस का। अभी हमने न्यूक्लियोलस को देखा, अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, पहला है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म में आप जानते होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। एंड आपका रिप्लिकेशन एंड आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यहाँ आपको लिख दे रहे साफ साफ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो भी इसी में होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन आपको मैंने बताया क्या होता है, रेप्लिकेशन बताया, डीएनए से डीएनए, ये सब कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। किसके? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? जब हमारा डीएनए से क्या बनना होता है? एमआरएनए। क्या? एमआरएनए। तो यूकैरियोट्स में हमारा एमआरएनए ना बन के बनता है एचआरएनए, एचएनआरएनए। ठीक है, तो ये आपका मैच्योर नहीं होता, इमेच्योर आरएनए होता है, तो इसका हम करवाते हैं प्रोसेसिंग। एचएनआरएनए क्या करवाते हैं? प्रोसेसिंग। तो आपका जो एचएनआरएनए होता है, इसकी होती है प्रोसेसिंग। क्या होती है? प्रोसेसिंग में क्या होगा? इसे हमें बनाना है एमआरएनए, मैच्योर आपको बनाएंगे इससे, जो एमआरएनए इसे बनाएंगे मैसेंजर आरएनए। तो इसमें क्या होता है, इसे हम प्री एमआरएनए भी कहते हैं, प्री एमआरएनए। तो इसे बनाने के लिए इसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे आपकी पॉली एडेनाइलेशन,
या पॉली ए टेल जो आपकी ऐड होती है, 5 प्राइम कैप ये आपकी हो गई। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो सब होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। किस में होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। किस में होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये सब प्रोसेस के बारे में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के उसमें डिस्कस करूँगा। पॉली ए टेल, 5 प्राइम कैप एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है ये। तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म में यूकैरियोट्स में कौन कौन सी हो गई आपकी प्रोसेस? एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये सब प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब यही आता है यूकैरियोट्स में। किस में? यूकैरियोट्स में। देख लेते हैं यूकैरियोट्स में ये सब प्रोसेस कहाँ होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में तो होती हैं आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इसकी जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें होता है आपका रेप्लिकेशन, उसी में रेप्लिकेशन, उसी में ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में इसमें पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होता। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। इसमें सीधे आपका डीएनए से एमआरएनए बनता है जो आपका सीधे प्रोटीन बनाता है। क्या? प्रोटीन। तो ये सब साथ साथ में एक साथ प्रक्रिया होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। ये सभी प्रोसेस किस में होती हैं? आपके साइटोप्लाज्म में। किस में? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यही ट्रांसलेशन की बात की जाए, किसकी? ट्रांसलेशन की। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन जो होता है वो आपका होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन अदर जो होती हैं प्रक्रिया वो होती हैं आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये आपका हो गया इसके फंक्शन न्यूक्लियस के। इसके बाद आपने फंक्शन पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस पढ़ लिया। इसमें और भी जो कुछ यदि आपको कन्फ्यूजन लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।